हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी रात यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप ईएमआरएस पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखिए, घटना चक्र की पुस्तक है और एक बढ़िया नोट साबित होगा आपके लिए। उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल खत्म हो गया है और अब हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग आधुनिक काल लाइव आए थे, वहाँ पे देखे थे थोड़ा 50-50 क्वेश्चन, और उसी को एक बार एक नज़र में देखेंगे और आगे भी इसको पूरा करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। जो कल पढ़े थे उसको एक नज़र देखेंगे, उसके बाद 50 से आगे चलेंगे। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही था। यहाँ पर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के को किस इस नाम से भी अभिहित किया जाता है? गद्य काल कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भक्ति सर्वस्व है, और यहाँ पे आषाढ़ महात्म्य नहीं था। आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु की रचना नहीं है। दो महात्मा है यहाँ पर, देखिए, वैशाख महात्म्य और अगहन महात्म्य। ये दोनों वैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिनीत किया गया? आधुनिक काल बोला जाता है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो वह रोला छंद में लिखा गया है। रत्नाकर का प्रिय छंद कवित्त है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिनीत, ये तो हो गया। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। उदय शतक में कितने छंद हैं? 118 छंद हैं। उदय शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो कहाँ, कहन सबे लगी, ये उद्धव शतक से है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। और इसमें जो बार बार पुनरुक्त हुआ है, इसका क्या बोध होता है? इससे भावोत्कर्ष का बोध होता है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। भीतर भीतर सब रस चूस है, हंसी हंस के तन मन धन मूस है। यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विकल्प डी सही है। और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो वो है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु किसकी रचना है? क्या आप बता सकते हैं? यह श्रीनिवास दास की रचना है। तदीय समास किसका संबंध है? तदीय समास समाज से किसका संबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंग्रेज अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पय धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। और धन्य भारत भूमि सब रतन रतन नी की उपजावनी, इस पंक्ति के जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी इसके रचनाकार हैं। और चलिए, हाँ, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? तो बालकृष्ण भट्ट ने की। यहाँ पर विकल्प डी सही है, बालकृष्ण भट्ट। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो अब्र नाम से लिखते थे। विकल्प सी सही है, अब्र नाम से। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम ने किया। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? ट्रैवलर का श्रीधर पाठक ने किया है। ट्रैवलर का किया, हर्मिट का किया, डेजंट विलेज का किया, द ट्रैवलर वही ट्रैवलर है, देखिए इस नाम से। हर्मिट का एकांत वासी योगी, डेजेंट विलेज का उजड़ ग्राम, और द ट्रेवलर का शांत पथिक के नाम से किया। भारतेंदु का
भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? फूलों का गुच्छा। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? भारतेंदु कालीन कवि देखिए हरिश्चंद्र हैं, मेघनाथ, प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ये सभी हैं। अब नीचे दिया भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इन्हीं के नाम से पड़ा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, और यहाँ पे जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सब इत्यादि हैं। और आगे हम लोग चलें। देखिए कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु युग का कौन नहीं है इसमें? जो बाल मुकुंद गुप्त हैं भारतेंदु युग के नहीं है, ये द्विवेदी युग के हैं बल्कि। और जो यहाँ पे हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास, ये भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया? 1884 में दिया। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही? भारतेंदु युग की विशेषता रही समस्या पूर्ति। रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। ये रीतकाल के कवि माने जाते थे। नहुस नाटक इन्होंने लिखा। भारतेंदु युग के नाटककार हैं कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं भारतेंदु युग के नाटककार, और इनकी एक रचना है परीक्षा गुरु। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है? तो देखिए प्रेम सागर है, लाल चंद्रिका है, नचिकेतोपाख्यान है, रानी केतकी की कहानी नहीं है, उदयभान चरित के नाम से जाना जाता है, मुंशी ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित है। बाकी प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, और नचिकेतोपाख्यान जो है सदन मिश्र की रचना है, और लाल चंद्रिका भी लल्लू लाल की रचना है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। और यहाँ पर देखिए दिया है, देखिए एक में कारण दिया है और कथन दूसरे में कारण दिया है, देखिए उससे मेल खाता है कि नहीं। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। और भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे, ये सही है, और व्याख्या भी है, विकल्प सी सही, यहाँ पर दोनों सही है और व्याख्या सही है कारण का। यहाँ पे कथन का जो कारण है वो है सही है। हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में। भारतेंदु ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? तो कालचक्र में अंकित किया, विकल्प सी सही है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण सुधार काल है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। और द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्होंने कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से जिसे विभूषित किया गया, नाथुराम शर्मा शंकर। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन है ये। और प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कर दिया था। यह निराला की रचना है जूही की कली। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। और इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, और श्रीधर पाठक हैं। यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी नहीं है।
मैथिली शरण गुप्त हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, स्नेही है, गया शंकर शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, ये सब हैं। नीचे दिया है उसको पढ़ लीजिए। और द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे जी माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन कब हुआ? 1909 में हुआ। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य कौन है? प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य प्रिय प्रवास। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? यहाँ पे दिया है, तो नहीं है को पहले मार्किंग करेंगे। और हम बता दें ये सारे क्वेश्चन हम लोग कल देख चुके थे विस्तृत अध्ययन में। और विचित्र विवाह जो है अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना नहीं है। और देखिए विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरित उपाध्याय की कृतियां हैं। ये सब रामचरित उपाध्याय की। बाकी वैदेही वनवास, चौके चौपते और चुभते चौपते ये हरिऔध की रचना है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजसी, कमलिन कुल बल्लभ की प्रभा। ये प्रिय प्रवास से लिया गया पंक्ति है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और यहाँ पे द्विवेदी युग की कविता कौन है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? काव्यात्मक। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप में भी है, वह सामाजिक सेविका का है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है प्रिय प्रवास, इसमें राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप में भी है, मतलब यहाँ की राधा जो है समाज सेवी का के रूप में है। 49 तक हम लोग देखे थे और 50 से हम लोगों को देखना था, तो इसको देखते हैं पूरा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति जो राम प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप में भी है, वह क्या है? समाज सेविका का है। अब आगे देखते हैं प्रिय प्रवास जो इनके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति है। यह प्रकाशित कब हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको भी बताऊंगा। देखिए, यह प्रकाशित हुआ 1914 में। 1914 में इसका प्रकाशन हुआ। 17 सर्गों में बद्ध खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। कथा भगवत पुराण पर आधारित है। भगवत पुराण पर क्या है? आधारित है इसकी कथा। इसका पहले नाम क्या था? वज्रांगना विलाप। ये भी पूछ सकता है आपसे कि प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या था? तो वज्रांगना विलाप। इनमें श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन है। प्रिय प्रवास में यह संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित महाकाव्य है। इसमें श्रृंगार तथा करुण रस की प्रधानता है। श्रृंगार तथा करुण रस की इसमें प्रधानता है। और राधा का चित्रण देश सेविका, समाज सेविका के रूप में हुआ है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मधुप उपनाम से जो है काव्यानुवाद करने वाले जो कवि हैं कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं, यानी कि इनका मैथिली शरण गुप्त का उपनाम मधुप है। इस उपनाम से गुप्त जी बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की मेघना वध, विरहिणी व्रजांगना आदि कृतियों का अनुवाद किया है। और चलिए पढ़ लेते हैं इसको पूरा। आदि कृतियों का काव्यानुवाद किया है।
और पलासीर युद्ध का अनुवाद पलासी युद्ध नाम से किया। उस समय की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना नाम उपनाम ऋषिकेंद्र भी रखा था, और जिस पर द्विवेदी जी ने लिखा है, ऋषिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, वह समय गया। स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका उपनाम भारतीय था। इनका उपनाम क्या था? भारतीय था। और ये बात किसकी हो रहा है? मैथिली शरण गुप्त की। पिताश्री उपनाम से उन्होंने सवैया की भी रचना की। कई कई नाम मिल गए, देखिए भारतीय और सवैया, और नहीं, पिताश्री, ऋषिकेंद्र और मधुप। मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। द्विवेदी युग के हरिगीतिका छंद के बादशाह माने जाते हैं। द्विवेदी युग के हरिगीतिका छंद के बादशाह कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा। देखिए कितना उपनाम। मधुप, ऋषिकेंद्र, भारतीय, पिताश्री और कौटुंबिक कवि मात्र इन्होंने खुद को कहा। राष्ट्रकवि महात्मा गांधी ने कहा। और आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हरिगीतिका छंद के बादशाह माने जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा। किसे? तो मैथिली शरण गुप्त को। वे धर्म में विशिष्ट देवतावादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविदावादी। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। किसके बारे में? मैथिली शरण गुप्त के बारे में। वे धर्म में विशिष्ट देवतावादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविदावादी। मैथिली शरण गुप्त के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि थे, ऊपर दिया था। रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा। देखिए एक और नाम युग कवि। और महात्मा गांधी राष्ट्र कवि पहले देख लिए हम लोग। इन्हें अंत्यानुप्रास अलंकार का स्वामी माना जाता है। अंत्यानुप्रास अलंकार का इन्हें स्वामी माना जाता है। इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? नहीं वाले को यहाँ पे मार्क कर दीजिएगा। कौन सी रचना इनमें से मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? भरत भारती है, जयद्रथ वध है, यशोधरा भी है, प्रेम पथिक नहीं है। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? महाभारत संबंधी कौन सी रचना नहीं है? वन वैभव है, वक संहार है और सैरंध्री है। शक्ति नहीं है। शक्ति महाभारत संबंधी रचना नहीं है मैथिली शरण गुप्त की। यह पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें देवी दुर्गा के बारे में बताया गया है। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग कौन सा सही है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम हो जाता है। यहीं पे देखिए साकेत 1931 में रचा गया, और ये यशोधरा 1932 में, और फिर जय भारत 1952 में, और द्वापर 1936 में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे कौन है? साकेत 31, यशोधरा 32, द्वापर 36 और 52 में जय भारत। विकल्प सी यहाँ पर सही है। और ये सभी मैथिली शरण गुप्त के रचना है। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1912 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, ये चीर गांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त 1886 उत्तर प्रदेश में है जो। और आगे चलते हैं। भारत भारती इनकी रचना है। ये राष्ट्र कवि, और गुप्त जी को इतने में 54 पद्म भूषण मिला इन्हें। और साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, रामकथा पर आधारित है। और इनकी अन्य रचनाएं जो हैं देखिए, जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुराण,
यशोधर, यशोधरा, पंचवटी, हिंडिम्बा, अर्जन विसर्जन, काबा एवं करबला, ये सभी रचनाएं हैं। रंग में भंग, राजपूत आन की कथा है, और कई रचनाएं हैं। यहाँ पे देखें, ये तो था ही गुप्त जी ने। तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनघ नामक 3 नाटक लिखे हैं इन्होंने। रंग में भंग इनकी रचना है। पत्रिका इनकी है वैश्योपकारक। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। इनकी कविता जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी इनसे बातचीत करने के बाद। पहले इसमें देखिए, गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाली वैश्योपकारक पत्रिका से प्रकाशित होती थी। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी से बातचीत हुआ और फिर सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित होने लगी। किसकी बात हो रही है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, यह एक खंड काव्य है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1910 में हुआ। 1910 में हुआ। इनकी एक और रचना भारत भारती है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचना भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरिगीतिका छंद में रचित यह खंड काव्य है। ये आपसे पूछा जा सकता है, हरिगीतिका छंद इसमें क्या है, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में होता है। अब देखिए, भारत भारती 12 में है। ठीक है, 12 ये भी आ जाएगा। उसके बाद साकेत है 31 में, यशोधरा जो है यशोधरा 32 में, और जय भारत 1952 में। तो विकल्प यहाँ पर बी वाला सही होगा। साकेत खंड महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो नवम है साकेत महाकाव्य का। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 12 सर्ग हैं इसमें, और साकेत की संपूर्ण कथा जो है, इसका केंद्र बिंदु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला होती हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? यह लक्ष्मण और उनकी पत्नी से। द्विवेदी युग की संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके चाहें तो एक्स्ट्रा देख सकते हैं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हम कौन थे, क्या हो गए? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी। यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ठीक है, और यह भारत भारती से उद्गीरित है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ, पहले पढ़ चुके हम लोग। अब छायावाद में आ जाते हैं। छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी इसके क्या हुए, जनक हुए, जो कह लीजिए। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया, भूलिएगा मत। भूलने की संभावना आ रही है, तो छायावाद जो मुकुट लगाएगा तो फिर छाया होगा, तो मुकुट जो लगाएगा छायावाद का जनक कहलाएगा। मतलब इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया, जनक नहीं है ये। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। छायावाद को प्रसिद्ध करने वाले मुकुटधर पांडे की श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रीति को प्रथम छायावादी कविता माना गया है। कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया है। समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार किया है, और इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित है। सन 1916 में इसके पहले कविता संग्रह पूजा के फूल प्रकाशन हुआ। उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियां शैलबाला,
लक्ष्मा शैलवाला 17 में, लक्ष्मा 17 में, परिश्रम 17 में, हृदयदान और मामा 18 में। हृदयदान 1919 में प्रकाशित हुआ, या जो भी हो। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया। उद्गीत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकार के अनुसार साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। अब देखो यहाँ पे विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, जो विपुल मणि रत्नों का छवि जाल जो है, यह पंथ सुमित्रानंदन पंथ की पंक्ति है। जीवन का लेकर नव विचार, प्रसाद जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, जीवन का लेकर नव विचार। और सुमन हृदय में सेज बिछाते, यह महादेवी वर्मा का है। सुनता वसंत में उपवन में, निराला की पंक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परमात्मा की छाया और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ जाए और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। अब देखिए छायावाद के प्रमुख कवि निराला हैं, पंथ हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, रामकुमार वर्मा, तारा पांडे हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो फ्रांसीसी का। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो प्रकाशित हुआ, छायावाद की बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला, ये इनकी पंक्ति है। अब देखिए अन्य ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ यहाँ पर भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को मानते हैं। ये प्रवर्तक आचार्य शुक्ल, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, रहस्य के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में। ये किसके अनुसार है? आचार्य शुक्ल के अनुसार। छायावादी युग का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। अब देखिए आ गया कन्फ्यूजन आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं किसको? मुकुटधर पांडे को। लेकिन छायावादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अब जयशंकर प्रसाद निराला की एक रचना है, जूही की कली, मुक्त छंद में रचा गया है। और देखिए छायावाद का काल 1918 से 1936 के बीच में रहा। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना 1918 में रचा गया। ये सब है। जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। अब देखो यहाँ पे भी आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में है। तो कौन कौन है? प्रसाद जी हैं, प्रसाद, निराला, पंथ और महादेवी नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। देखिए प्रसाद का जो जीवन काल है 1889 से 1937 है। स्रोतों में जन्म जो है 1890 वही लगभग मिला, 1890 या 89। निराला का 1896 से 61 है, 1961 है। और पंथ सुमित्रानंदन पंथ का 1900 है, महादेवी वर्मा का 1907 है। ये चीज़ें हैं। देखिए छायावादी चिदम्बरा पंथ की रचना है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की राम की शक्ति पूजा, निराला की यामा, महादेवी वर्मा की चित्तौड़ की चिता, रामकुमार वर्मा की। सभी बहुत इम्पोर्टेंट
रचनाएं हैं। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में पाई जाती है। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? विशेषण, विपर्य और स्वच्छंद भावावेश मूर्ति विधान है। इतिवृत्तात्मकता इसमें नहीं है, ठीक है ना। ये आधुनिक काल की तरफ जाएगा। चित्रात्मक इतिवृत्तात्मकता जो है ये भी तो दोनों आधुनिक के काल है, छायावाद भी और ये इतिवृत्तात्मकता। तो यहाँ पे द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता की छाया मिलेगी। अब देखिए, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की। चित्रात्मकता और लाक्षणिक पदावली, इसमें कुछ है नहीं। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजना का मिलता है। और आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन है? छायावाद है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। खड़ी बोली है, ठीक है। सुमित्रानंद पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन। अब देखिए, सुमित्रानंद पंत इसे क्या मानते हैं? ताजमहल के समान मानते हैं कामायनी को। और जो कामायनी में, कामायनी ताजमहल के समान है, कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग याद कर लीजिए, 15 सर्ग हैं। कामायनी के 15 सर्गों का नाम चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में स्वयं कामायनी नाम भी कम प्रतीकात्मक है। कर्म सर्ग से पहले कामायनी का प्रयोग नहीं होता। पांडुलिपि संस्करण में यज्ञ सर्ग जो बाद में लेखक द्वारा कर्म कर दिया गया हो, जैसा कि युद्ध सर्ग को संघर्ष सर्ग कह दिया गया। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? ईड़ा है। कामायनी का 9वां सर्ग ईड़ा सर्ग है। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसका 9वां सर्ग ईड़ा है। वहाँ पे हम लोग देखे भी हैं, देखिए यहाँ पे 9वां सर्ग ईड़ा है, जो बुद्धि का प्रतीक है। तो 9वां सर्ग ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इसमें देखिए कुछ कामायनी है, छंद तांटक छंद है, और उपनिषद जो है शांति छायावाद का उपनिषद किताब का नाम होगा। और यहाँ पे सर्ग चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद है। मानवतावाद का रसात्मक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी इसी पे लिखे हैं, ये आधार बना के। शांति प्रिय द्विवेदी छायावाद का उपनिषद लिखे। असत्य कथन को चिन्हित करिए। और देखिए, श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। अगर प्रतीक नहीं होता तो श्रद्धा 1, 2, तीसरा सर्ग श्रद्धा है, सही है। राम की शक्ति पूजा और राम कथा पर आधारित है, ये भी सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। कुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, जयशंकर प्रसाद। और अंधेरे में कविता चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित नहीं है, गलत है। अंधेरे में जो कविता है वह कविता चांद का मुँह टेढ़ा में संकलित है। अंधेरे में जो है मुक्तिबोध की लंबी कविता है, जो
चंद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। और देखो, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा कामायनी को छायावाद का उपनिषद। शांति प्रिय द्विवेदी की 27 कृतियाँ हैं, जैसे परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रजावृत्ति और विकास, कवि और काव्य, परिक्रमा, चित्र और चिंतन, स्मृतियाँ और कृतियाँ। डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी को 1935 की कृति मानते हैं, जो कि पॉसिबल। बस इतना कि डॉक्टर नागेंद्र कामायनी को कब की कृति मानते हैं? 1935 की कृति मानते हैं। देखिए, वस्तुतः काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित करना है यहाँ पे। कीर्तने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोख। यह प्रसाद की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की। इनकी प्रमुख पंक्तियों की बात करें, बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। एक ये हो गया। इस पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिके रहना, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है कौन? मैथिली सरलगुप्त छायावादी कवि नहीं है, यह द्विवेदी युग के कवि हैं। बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। मैथिली सरलगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। और छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? तो नामवर सिंह ने कहा छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। हृदय का कुल 15 सर्ग हैं कामायनी में। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? यह है प्रेम प्रतीक। पहले ब्रजभाषा में माना जाता था, उसके बाद खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम प्रतीक पहले ब्रजभाषा में लिखी गई, किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम, झरना, ये रचनाएं भी जयशंकर प्रसाद की। आंसू भी है। आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए गए हैं। सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं हैं? इसमें 24 कविताएं हैं। देखिए, 1918 में यह संकलित हुआ। इसका पहला संस्करण 1918 में, दूसरा 1927 में आया और तीसरा 1934 में आया। किसका? झरने का संस्करण। झरना जयशंकर प्रसाद की कृति है। आंसू है, ये क्या है? आंसू एक विरह काव्य है। विरह काव्य है आंसू, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त। विकल्प बी वाला सही है। जयशंकर प्रसाद की सभी रचना है। यहाँ पे नीरजा, सांध्य गीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये महादेव वर्मा का है। ठीक है ना। यहाँ पे महादेव वर्मा का हो गया और ये जयशंकर प्रसाद जी का हो गया। परिमल गीतिका, प्रबंध, पद और तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। परिमल गीतिका, प्रबंध का, पद और तुलसीदास। पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ये भी सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, सीधे याद करते हैं। और आगे निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद जी नहीं है? वह है चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख देखिए, कानन कुसुम, ध्रुवस्वामी और तितली जयशंकर प्रसाद जी का है।
चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की और भी रचनाएं। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, यह उपन्यास है। कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, अशोक पर्व, विचार और वितर्क, ये सब चीज़ें हैं। कानन कुसुम, दुर्वासामिनी, तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। कबीर नामक कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। कबीर नामक कृति के लिए, कबीर नामक कृति किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। विश्व भारती का संपादन का कार्य इन्होंने किया। किन्होंने? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निर्जा है, दीपशिखा है, यामा है, आंगन के पार द्वार नहीं है, यह सचिता ने हीरानुशासन अज्ञेय का है। आंगन के पार द्वार। महादेवी वर्मा की कई रचनाएं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय और कुल। देखिए निहार में कुल 47 गीत संकलित हैं। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए शेक्सपियर तथा मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ, भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है और ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखते थे, बाद में खड़ी बोली में। यह एक कुशल चित्रकार भी थी। कौन? महादेवी वर्मा। निर्जा इनका कविता संकलन है। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो शिव मंगल सिंह सुमन छायावादी कवि नहीं है, यह प्रगतिवादी कवि है। शिव मंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी कवि हैं। निराला, पंत और प्रसाद, ये तीनों छायावादी कवि हैं। यहाँ पर छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो है महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? महादेवी वर्मा जी ने। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिनत कथन इनमें से किस आलोचक का है? नामवर सिंह का है। देखिए छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध एक बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिनीत कथन नामवर सिंह जी का है। विकल्प सी सही है। नामवर सिंह की प्रमुख पुस्तक कौन कौन है? छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज और वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से इतिहास और आलोचना। नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। मैं नीर भरी दुख की बदली, मिलन का मत नाम लो, मैं तो विरह में चूर हूँ, ये सब है। नीर भरी दुख की बदली हो गया ये। अब देखो यहाँ पे भी है। महादेवी वर्मा स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। वो कहती हैं, दुख व्रति निर्माण उन्मद ए अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संतृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृत्तिवास रामायण का है। राम की शक्ति पूजा पर कृत्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? यह हुआ है 1961 में। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में हुआ है।
कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कामायनी एक पुनर्विचार गजानंद माधव मुक्तिबोध की समीक्षा कृति है, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। इन्होंने कामायनी को फैंटेसी काव्य माना है। मुक्तिबोध का रचना है कहानी संग्रह कार्ड का सपना। डायरी की बात करें तो एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी और भी रचना है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? सप्तपर्णा। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? वह सप्तपर्णा है। महादेवी वर्मा का देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत यह काव्य है। और इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। द्विवेदी पदक मिला स्मृति की रेखाओं के लिए। केसरिया से करिया पुरस्कार मिला नीरजा काव्य कृति पर। और पद्म विभूषण इनको मिला, पद्म भूषण मिला है। यह एक पुरस्कार अलंकरण है। पद्म भूषण होगा, पद्म विभूषण होगा। उसके बाद पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन इनका महाकाव्य है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत का रचना है। इसका प्रकाशन 1964 में हुआ था। चलिए, और यहाँ पे पंत जी की रचनाओं में बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव, अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है कि पंत जी की रचनाओं में बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। और शुक्ल के अनुसार पंत जी की पहली पुराण रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? तो कौसानी में हुआ। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में। अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में। मृत्यु 1977 में इलाहाबाद में हो गया, प्रयागराज है। नागेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक के अनुसार मृत्यु 1970 में हुई। बहुत मतभेद है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यह युगांत कृति से आया है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। और ये सभी रचनाएं जो हैं सुमित्रानंद पंत की हैं। इनमें स्वर्णधूल, ग्राम्या, गुंजन, युगांत, इनमें सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। तो परिमल नहीं है, परिमल निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और बाकी ग्रंथ पल्लव और बीड़ा सुमित्रानंद पंत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? लोकायतन है। लोकायतन पंत की रचना है, पंत की रचना है लोकायतन। आत्मजयी जो है कुंवर नारायण का है, कुंवर नारायण सिंह द्वारा रचित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और एक पुरुष और डॉक्टर विनय की काव्य रचना है। काला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंद पंत जी हैं। सुमित्रानंद पंत की लोकायतन है, काला और बूढ़ा चांद भी है, चितंबरा है, गिरिजे का घंटा है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है?
सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कृषक क्रंदन इनमें से किसका काव्य कृति है? कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। विकल्प सी यहाँ पर सही है। देखिए अभी काफ़ी सारा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हम लोग अगर आज करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो इसका किया जाए, एक क्लास और। देखिए अभी 200 क्वेश्चन है इसमें, तो कुछ आज देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे अगली क्लास में। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। तो कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृति है क्रंदन। कृषक क्रंदन। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? यह सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत की कई रचनाएं हैं, जैसे काला और बूढ़ा चांद, उच्छ्वास, युगवाणी ग्रंथि, बीड़ा, स्वर्ण किरण, स्वरधूल, समाधिता, ग्राम्या, चिदंबरा, पल्लव, गुंजन, ये सब हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के लिए। लोकायतन प्रबंध काव्य है। और प्रथम कविता गिरिजे का घंटा। ग्राम्या ग्रामीण जीवन पर आधारित है। परिवर्तन कविता पल्लव काव्य संग्रह में संग्रहित है। परिवर्तन भी कविता है और पल्लव काव्य संग्रह में यह संग्रहित है। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि थे और प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन से भी प्रभावित थे। प्रकृति का सुकुमारी ने कहा जाता है। छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि इन्हें माना जाता है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो पल्लव में अभी ऊपर ही आया था। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? वो है पल्लव। विकल्प बी सही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इनमें से कौन सा है? पंत को सुकुमार का कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, सही है। पंत भारतेंदु युग के कवि थे, ये गलत है। ये छायावाद के थे, छायावाद के, ठीक है। पल्लव की रचना 1926 में हुई। पल्लव 1928 में रचित है। और सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा? वो है बीड़ा। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा? बीड़ा को। अब यहाँ पर देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की कुछ रचनाएं, जैसे गिरिजे का घंटा, उच्छ्वास, गुंजन, पहले भी आया था। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो गुंजन का जो है 1932 में हुआ था। युगांत का 1936 में प्रकाशन। और ग्राम्य 40 में। ग्राम्य को भूलिएगा मत। लोकायतन 64 में, 1964 में। लोकायतन ग्राम्य एकदम बिल्कुल मत घूमिए। 1940। युगांत 1936 और जो गुंजन है 1932। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पल्लव पंत की रचना है, महाकाव्य नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त,
मैथिली शरण गुप्त, ये कामायनी जयशंकर प्रसाद और परिप्रवास हरि औध की रचना है। तो ये सब महाकाव्य पल्लव पंथ की रचना है, जो महाकाव्य नहीं है। चलिए, ये बुरांश कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं बुरांश कविता के रचयिता। और हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए हिंदी में महाप्राण। और देखिए यहाँ पे कुछ इनके बारे में, इनकी रचना है चतुरी चमार, बिल्लेसुर, बकरिया, बहुत प्रसिद्ध रचना है। इनको निराला जी ने अपनी अविवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति की रचना की। इनकी पुत्री होती है सरोज, और विवाहिता पुत्री जो होती हैं इनका असामयिक निधन हो जाता है। तो इनके स्मृति में इन्होंने विक्षुब्ध होकर विरह में तो क्या किया, सरोज स्मृति की रचना की। निराला जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वयक का संपादन भार भी संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी सम्मिलित रहे। लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन करने के साथ सुधा के संपादकीय लिखने लगे। निराला की प्रमुख रचना काव्य रचना अनामिका, परिमल। अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, वेला, अर्चना और आराधना ये सब है। परिमल में गीत भी है और मुक्तक छंद भी, मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी है। श्रृंगारिक रचना है गीतिका मुख्यतः। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सब रचनाएं हैं। पंचवटी प्रसंग, पंचवटी प्रसंग नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है। तो पंचवटी और पंचवटी प्रसंग किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। और पंचवटी आ जाएगा तो मैथिली शरण गुप्त का होगा। निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है। बाकी परिमल, गीतिका और अनामिका निराला की रचना है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है भिक्षुक वर्ण की दयनीय स्थिति। मतलब पेट पीठ दोनों मिलकर एक, पेट न हो और पीठ दोनों जब बहुत पास आ जाए, एक जैसे लगने लगे, तो भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को यह दर्शाता है। तो यहाँ पे मैं बताया कि 200 प्रश्न हैं और अभी करने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसी के लिए हम लोग रोकेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। तो देखिए, स्वच्छंदवादी विचारधारा के कवि निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 में महिषादल, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ। और इनका पैतृक गृह जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है और गाढ़ा कोला ग्राम में। इनके पिता का नाम राम साहे त्रिपाठी, माताजी मनोरमा देवी। और 1961 में इनका निधन हो गया इलाहाबाद में, अब प्रयागराज है जो, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम यहीं पे रोकते हैं क्लास को, और आगे कल देखेंगे हम लोग, क्योंकि कल नहीं आज ही देखेंगे, ठीक है, लेकिन अलग वीडियो में, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हम करा सकें, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। ये एक बार और मैं बता दूं कि हिंदी के पीजीटी के लिए मुख्यतः है ये। पीजीटी का मार्केट में कंटेंट बहुत कम उपलब्ध है, जो मटेरियल है, और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं आप,
जो है पीजीटी ईएमआरएस पीजीटी के लिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी और मेरा मेन पर्पज़ है रिवीजन कराना ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, आप भी कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।